नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सैनिटरी पैड जागरूकता के उद्देश्य से चुप्पी तोड़ो यात्रा के दौरान बिहार का युवक पहुंचा रीवा। महाराष्ट्र में खत्म होगी यात्रा। अज्ञात हैकर ने लड़कियों की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर की वायरल, पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। रीवा में अवैध कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई शुरू। 78 कॉलोनाइजरों को दिया गया नोटिस। और बिशिया थाना अंतर्गत नवब्याहता की ससुराल में हुई मौत, परिजनों ने किया अस्पताल में हंगामा। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। पटना बिहार के रहने वाले एक युवक विशेखानंद ने महिलाओं की सैनिटरी पैड की जागरूकता को लेकर चुप्पी तोड़ो यात्रा शुरू की है। यात्रा के दौरान युवक आज रीवा पहुंचा। चुप्पी तोड़ो पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को पीरियड के दौरान होने वाली परेशानियों और उसके निदान को लेकर जागरूक करने का है। यात्रा के दौरान सैनिटरी पैड का वितरण भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि महिलाओं को होने वाले पीरियड के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से ये चुप्पी तोड़ो यात्रा बिहार के पटना से शुरू होकर 2000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद महाराष्ट्र के मुंबई में नीता अंबानी से मिलने के बाद समाप्त की जाएगी। यात्रा का उद्देश्य महिलाओं को इसके प्रति जागरूक बनाना, उनको सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना आदि है। अमूमन देखा जाता है कि महिलाएं इस बारे में किसी से बात करने में शर्माती हैं, जबकि ये विषय शर्म का नहीं, जागरूकता का है। जितना जागरूक रहेंगे उतना ही बीमारियों से बचा जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में देखा गया है कि महिलाएं गरीबी के कारण सैनिटरी पैड नहीं खरीद पाती और कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं, जिसके कारण कई तरह की गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाती हैं, जिन्हें बचाना हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पदयात्राकर्ता का कहना है कि मुंबई में हम नीता अंबानी से मिलकर इस बारे में चर्चा करेंगे और पीरियड के दौरान होने वाली समस्याओं के बारे में उनसे विस्तृत चर्चा कर सैनिटरी पैड वितरण में उनकी मदद लेंगे। जी, मैं पटना बिहार से आ रहा हूँ और बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर मैं महाराष्ट्र जाऊँगा। ये यात्रा हमारा पीरियड अवेयरनेस से रिलेटेड है। जैसे आज भी हमारे समाज में मासिक धर्म पर लोग बात नहीं करना चाहते हैं, एक टैबू बना हुआ है, उसी टैबू को ये खत्म करने का हमारा ये प्रयास है। और अभी तक किसी सरकार ने ये पीरियड लीव को लेके कोई एक्शन नहीं लिया। इवन बिहार में कुछ जगह है भी, लेकिन अलग जगह नहीं है। तो हमारा दूसरा जो शेड्यूल की यात्रा शुरुआत होगी उसमें पीरियड लीव को लेके होगा। पहले हमारा ये यात्रा, इसमें हमारा मेन लक्ष्य है कि बहुत सारी महिलाएं जो है वो सैनिटरी पैड नहीं खरीद पाती है, उनको निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना। और पटना की अलग अलग जगह जाकर मैं निःशुल्क सैनिटरी पैड भी वितरण करता हूँ। सड़कों पर जाकर आम लोगों से मैं मदद लेता हूँ और उनको प्रोवाइड करता हूँ ताकि पीरियड्स पर सभी महिलाएं स्वच्छ और सुरक्षित रहे। और आप देखेंगे कि साउथ साइड में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर पीरियड, जो पहला पीरियड होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इस पे टैबू ना रहे, हेजिटेशन ना रहे और स्वच्छ और सुरक्षित रहे। लेकिन हमारे बिहार में भी, अलग अलग राज्य में भी बहुत जगह नहीं ये चीज किया जाता है। तो इसी को अवेयरनेस को लेके है। और मुंबई हमारा मेन लक्ष्य है कि वहां पर नीता अंबानी जी से मिलना है, मुकेश अंबानी जी से भी। जिस तरह से जियो का उन्होंने पूरे समाज में स्प्रेड कर दिया, जियो सिम का इंटरनेट को पूरे तरह से इस्तेमाल किया और सभी को हैबिचुएट कर दिया, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि सैनिटरी पैड भी आप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आप रोजगार बढ़ाइए ताकि सभी आम लोगों तक भी पहुंच पाए। और जो लोग नहीं यूज कर पाते हैं वो लोग भी यूज करें। फिर बाद में आप एक निर्धारित प्राइस फिक्स कर सकते हैं ताकि समाज का फायदा हो। ये 28 मई को इंटरनेशनल पीरियड डे था, उसी दिन मैंने यात्रा की शुरुआत की है। ये 2000 किलोमीटर का यात्रा है हमारा। अभी तक 650-700 किलोमीटर की यात्रा हमारी हो गई है। और पोस्टर के थ्रू मैं लिखा था कि मेरा 5000 का टारगेट था कि हमें सैनिटरी पैड की जरूरत है, 5000 बहनों की मुझ पे जिम्मेदारी है। तो बहुत सारे लोग हंस रहे थे सड़कों पे, लेकिन मैं धीरे धीरे करीब 1 साल के अंदर 5000 टारगेट जो था मेरा वो पूरा हो गया। 5000 से मैं 25,000 के आसपास सैनिटरी पैड कलेक्ट कर लिया हूँ। और अभी तक 5-6 स्लम बस्ती पटना के, बिहार के अलग अलग जगह जाकर मैं अडॉप्ट भी कर लिया हूँ। और उस स्लम बस्ती में हर महीने मुझे जाना है और सैनिटरी पैड भी प्रोवाइड करना है। तो उसके अलावा क्या है कि जिस बच्ची का पहला पीरियड शुरू होता है बिहार में, मैं वो सेलिब्रेट भी करता हूँ ताकि टैबू भी खत्म हो पाए। अभी तक 8-9 बच्चियों का मैं अलग अलग जगह जाकर बिहार में पीरियड, जो पहला पीरियड शुरू हुआ वो सेलिब्रेट भी किया हूँ। और अभी 5-6 महीने के लिए मैं जैसे निकला हूँ इस यात्रा पे, तो सबको सैनिटरी पैड 5-6 महीने के लिए दे के फिर उसके बाद में निकला हूँ। लोगों को क्या मैसेज करने का लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि जिससे जितना हेल्प हो पाए अपने आसपास कीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप फूड वितरण करते हैं, कपड़े का वितरण करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उसी तरह सैनिटरी पैड भी आप वितरण कीजिए। और मैं ये चाहूंगा कि ये हमारा चुप्पी तोड़ो पद यात्रा है, चुप्पी को तो आप तोड़िए, क्योंकि शर्माने से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आज बहुत सारी बीमारियां हो रही जो हमारी माँ बहनें झेल रही, जैसे यूट्रस कैंसर, ओवेरियन कैंसर और बहुत सारी नॉर्मल इन्फेक्शन है जो कि आम हो गई है। जैसे पीरियड के दौरान क्या होता है कि 5 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग का होना या पीरियड में डिले होना, ये सारी चीजें आम बातें हो गई।
इस पर खुलकर बात कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो डॉक्टर से मिलिए, और जो भी पुरुष समस्या है क्या कि नहीं ये हमारी समस्या नहीं है, नहीं ये आपकी भी समस्या है, क्योंकि एक महिला जो होती है आपकी माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, तो आप नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेंगे। और अगर सैनिटरी पैड से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, जैसे मेडिकल पर जाना, हेजिटेशन होना, ये हेजिटेशन को खत्म कीजिए। और कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई महिला है जो मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर रही है, तो प्लीज आप गंदे कपड़े का इस्तेमाल ना करें, और हो सके तो रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की ससुराल में हुई संदिग्ध मौत के बाद अस्पताल में हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या की गई है, जिसे लेकर परिजन अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि विवाह के तकरीबन 5 साल बीत जाने के बाद भी उसके ससुराल वाले दहेज के लिए आए दिन मारपीट करते थे। विवाद की स्थिति को देखते हुए मृतका कंचन त्रिपाठी काफी समय तक अपने मायके में भी रही है। परिजनों का कहना है कि बीती रात विवाद की स्थिति को देखते हुए मृतका कंचन त्रिपाठी अपने मामा ससुर के यहाँ फरियाद लेकर गई थी, जिसकी जानकारी के मुताबिक मृतका को अपनी मां को भी जानकारी दी गई, लेकिन सुबह पता चला कि कंचन त्रिपाठी फांसी के फंदे पर लटक रही है। जिसकी जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। ये जब से शादी हुई तब से ये दहेज मांगते थे और प्रताड़ित करते थे हमेशा। बच्ची हुई तो बच्ची को भी ये मानते नहीं, तो उसको ये यानी 1 हफ्ते से उसको खाना नहीं देना, बच्ची को ना उसको। ऐसा क्यों करते थे, क्या चाहते थे? दहेज दहेज आपकी वो जो बेटी है ये आपके पास शिकायत करती थी क्या किसी बारे में? ये भी शिकायत करती थी, वो भी करते थे, और ये धमकी भी हमेशा देते थे कि हमको इतने रुपए दो, 15-16 लाख रुपए दो, नहीं तो हम मार डालेंगे। हमेशा ही धमकी देते थे। कैसे खत्म हुई आपकी, क्या बता रहे हैं? बच्ची तो हम नागपुर से आए हैं, हमको कि अम्मा हमका बहुत परेशान करे हाँ रे, मार डारे में लगे हाँ कन बूटू मारे ना पाने से तू ना कीन है। हम तो हमका खुद सगाई थे, कल है तो हमका सूचना दी ने भी 11:30 बजे। किसके द्वारा सूचना दी गई थी? फोन के द्वारा। कौन कौन किया था? पुलिस की परिजन? बिटिया पहले 11 बजे बताई थी कि मम्मी बहुत तकलीफ हमका है, आज 8 रोज से हमका खाए का नहीं दिन ना हमारे बिटिया का ही, तो बिस्कुट नमकीन लयान है तो वह खबा के रखी थे। अरे उनके साथ सास ससुर देवर देवरानी मिनसिरवा, हाँ ये सब मांगते थे। देवर के नाम है लवकुश त्रिपाठी, देवरानी के नाम है प्रिया त्रिपाठी। सास बच्ची के साथ कुछ गलत काम कर या 1 महीने पहले, छोटी बच्ची के साथ 1 महीने पहले ये गलत काम किए थे। कौन किया था? बाबा ने, हाँ ये लड़की के बाबा है इसके साथ। ये बताती है, हाँ, बताएगी, वो बोलेगी। वो लड़की मेरे को बताई नहीं, जब अब 8 दिन गए तब हमसे बताई सिया बिटिया। हम कहन बब्बा दादी नाराज है तो का माना थे, अम्मा बब्बा दादी बहुत गंदे। हम कहन का है तो लाग बतावे कि बब्बा एसी रूम में लैया के ऐसा ना गुरी ना हुआ काई के बतावा थी। इंस्टाग्राम के माध्यम से एक अज्ञात हैकर के द्वारा सोशल मीडिया साइट पर अश्लीलता परोसी जा रही है और पिता भाई के साथ इस तरह के दृश्य देखकर लड़की ने आत्मघाती कदम उठाया, जिसे समय रहते परिजन भाग गए। हालांकि उसका अभी भी इलाज चल रहा है। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। इसके संबंध में तकरीबन आधा दर्जन छात्राओं के परिजनों द्वारा थाने में शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि जिस आईडी से सोशल मीडिया पर अश्लीलता परोसी जा रही है वो किसी अलकियत खान नाम से है, जिसकी शिकायत होने के बाद भी अश्लीलता परोसने का सिलसिला जारी है। यदि इस मामले को गंभीरता से देखा जाए तो बेटी और पिता की फोटो दूसरे के ऊपर लगाकर गंदे वीडियोस डाले जा रहे हैं, जिसे देखकर एक और बेटी परेशान है, वहीं भाई और पिता भी शर्मसार हो रहे हैं। फरियादियों का कहना है कि इस संबंध में थाने में शिकायत की गई, यहाँ तक कि साइबर सेल में भी फरियाद की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते आरोपी के द्वारा लगातार अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस थाना गए रहे हैं तो कहना भी कर रहे हैं, 2 दिन 4 दिन में यही कर रहे हैं।
और कोई पता नहीं कर रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियां जो पोस्ट कर रही हैं वो हमारे सामने लाई जाए। किस तरह की पोस्ट है? गंदे गंदे गाने लगा लगा, कोई रिश्ता को नहीं छोड़ रही है, ना खालू ना मामू, सब में गंदे गंदे गाना लगा लगा, ऐसा वैसा करके मतलब गंदे गंदे गाने लगा रहे हैं। तो अभी तक वो आरोपी आप लोगों के सामने जी नहीं, वो नहीं आया। हम लोग चाहते हैं कि हमारे सामने कोई भी हो। किस नाम से आईडी चल रही है? अलकात खान के नाम से। तो इस नाम की शिकायत आपने जी की है? जी। तो बच्चियां कुछ बताती हैं कि किसी से ऐड की हो या फिर इंस्टाग्राम वो तो मोबाइल हैक किया गया। अब साथ में तो सभी कोई रहती हैं, 4 तो लड़कियां तो सभी जोड़ी रहती हैं। अभी तक पता नहीं चला? जी नहीं, अभी नहीं पता चला। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग के सामने आए जो कर रहे हैं। बच्चियों के मोबाइल से हैक करके अश्लील फोटो डाली जा रही है, उससे बच्चियां बहुत घबराई और डरी हुई हैं। वो कोई गलत कदम उठा सकती हैं। 2-3 बार हमारी लड़की फांसी लगाने को तैयार हुई, लेकिन हम रोक लिए। इसकी शिकायत आपने थाने में की? थाने में की थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ जाइए वहाँ जाइए, बस यही हो रहा था। ऐसी कितनी बच्चियां होंगी? 6-7 बच्चियां हैं, सबकी फोटो कहीं मामू के साथ, कहीं खालू के साथ जबरदस्ती गंदी गंदी फोटो डाली जा रही है। तो ये सब आप आईडी अलकात खान के नाम से चल रही है। तो ये सब आप लोगों ने थाने में बताया होगा? थाने में वहाँ हमने सब किया। वो मोबाइल का जो निकाल के सब हम लोग दिया, सर्वर सेल गए, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ जाइए वहाँ जाइए, बस यही हो रहा है। रीवा के पचमठा मार्ग का नाला निर्माण एवं चौड़ीकरण के लिए 7 महीने पहले कई आशियानों को धराशायी किया गया था, जो अभी भी खंडहर में तब्दील हैं। लोगों को इंतजार है कि कब निर्माण कार्य पूरा होगा और वो अपना आशियाना एक बार फिर से बनाएंगे। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। नलों में सलाखें निकली हुई हैं, जिसे पार करके लोग अपने घर तक पहुंचने के लिए रोज संघर्ष करते हैं। शुरुआत में तो निर्माण कार्य के लिए जब मकानों को धराशायी किया जा रहा था तो काफ़ी प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि वहां मौजूद थे, लेकिन आज यहां के लोगों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य की तस्वीर पहले ही दिखाई जा चुकी है, लेकिन कार्य उसी गुणवत्ता से हो रहा है और निर्माण कार्य भी कछुए की चाल से चल रहा है। हालांकि इस क्षेत्र को प्रशासन के द्वारा पहले ही डूब क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। ये शहर का मुख्य नाला है, जिसकी गहराई 6 फीट थी, अब उसे 3 फीट में सीमित कर दिया गया है। निर्माण कार्य से हम लोगों को बहुत आवागमन अवरुद्ध है। ये तो अभी कल डलवा दिया गया है, नहीं तो यहाँ से आदमी नाला कूद के जाता था। ये सारी पानी की समस्या सबसे बड़ी है, बहुत विकराल है कि आता ही नहीं पाइप में पानी। पाइप कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो जो नीचे वाले हैं उनको मिल जाता है पानी, और जो नीचे हैं उनको पानी मिलता है और ऊपर वालों को पानी नहीं मिलता। पाइपलाइन सामान अपने घर तक कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि नाला खुदा हुआ था? अब ये अटरा पटरा लगा के किसी तरह पहुंचते हैं। गाड़ी वाड़ी से जाने का कोई साधन नहीं है, तो गाड़ी कहीं खड़ा कर दी है तो कोई चुरा ले जाए तो इसकी कौन जिम्मेदारी लगे? नाला बनाने में 8 महीने लग गए, तो ऐसे मतलब इसके लिए कहीं शिकायत की आप लोग? अरे हम लोग जो अधिकारी आता है उससे कहते हैं, और हम जानते नहीं कहाँ शिकायत करना है कहाँ नहीं करना है। क्योंकि निरीक्षण करने PWD विभाग के भी आते हैं और मंत्री जी भी हाँ आते हैं। मंत्री जी से कभी मुलाकातें नहीं हुई। मंत्री जी अब आते भी होंगे तो चले जाते हैं, हम लोगों को मालूम नहीं। ठेकेदार क्या कहते हैं, कब तक ये? ठेकेदार कहते हैं कि 2 दिन 3 दिन और इसी तरह से परेशान किए हैं, और सही निर्माण कार्य भी नहीं हो रहा है। आप लोग यहाँ अपने घर तक कैसे पहुँच रहे हैं? काफी महीने हो गए अभी। अरे पूरा रास्ता बंद है। ये सीढ़ी डाले थे, गिरने का डर था। फिर ये एक जन मोहल्ले में वो अपना बांस दिए, पाइप दिए, फिर हम लोग लगा के पटरा लगाए। करंट था खंबे में, हम लोग गीला खंबा पकड़ के उतरते थे बारिश में। इतना हम लोग परेशान है। पूरा खोद दिए हैं, आने जाने का रास्ता सब कुछ बंद है, और वो नाली भी जाम कर दिए, खोद दिए हैं। तो पूरा देखिए चल के पानी किस तरह भरा रहता है। ठेकेदार कोई व्यवस्था नहीं किया था? कुछ भी नहीं। हम यहाँ तक की सोच लीजिए, पचमठा बड़ी पुल पटरा और बांस के लिए गए थे, लेकिन कोई ठेकेदार बांस पटरा नहीं दिए। काम पूरा क्यों नहीं हो पाया? 6 महीने बीत। अरे कहते कहते थक गए, लेकिन कोई काम नहीं। आराम से कर रहे हैं। पब्लिक परेशान होए तो होती रहे। बस कह रहे हैं बनेगा, जल्दी बनेगा। बारिश के पहले बारिश तो लग गई है। बारिश का पूरा चल के देखिए, नाली उधर जाम है, पानी पूरा भरा है, चल के देखिए। हम इसी मोहल्ले के निवासी हैं पुरान। क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं आप लोगों को? रोड ये आने जाने को रास्ता बना दें, और चाहे बाद में बनते रहे। हाँ, अभी तक ये काम होते हुए 6 महीने हो गए हैं। अभी तक पूरा
पूरा अब पूरा नहीं हुआ। सड़े निकली हुई, आप लोग कैसे घर तक पहुँचते हैं अपने मकान? बड़े मुश्किल में जाते हैं घर तक, लकड़ी लगा के काम लकड़ी लगा के जाते हैं। मान लीजिए कुछ पैर और फिसल गया तो कैसे ये? अब फिसल जाएगा तो मर जाएंगे, वो क्या होगा। 20,000 मंत्री जी देने के हैं तो वो भी नहीं दिए मंत्री जी। मुआवजा देने के लिए बोले। हाँ, कहते खाता नंबर साथ ही राशि खाता दे दो, तो नगर निगम वाले आके ले गए खाता, तो अभी राशि नहीं मिली किसी को। तो ठेकेदार क्या कहते हैं, कब तक ये पूरा कर बस देंगे? काम क्योंकि जल्दी काम कर अभी देंगे, भी 4 रुका हुआ वो तो ठेकेदार आज कह रहे हैं 2-4 दिन के अंदर हो जाएगा। है। अभी 6 महीने बीत गए। हाँ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। पानी की समस्या आ रही, पानी पाइपलाइन ऊपर नीचे है पूरी, ऊपर नीचे है तो नल नहीं जाता पानी किसी के। गंदा पानी खींच रहा पाइपलाइन। पाइपलाइन तो नहीं डाली गई है, तो क्या पाइपलाइन ऊपर नीचे है ना, कहीं ऊपर कहीं नीचे है। ऊपर है कहीं नीचे, बराबर नहीं है। पाइपलाइन देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नगर निगम द्वारा अवैध कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और लगभग 78 कॉलोनियों को नोटिस दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार अवैध कॉलोनाइजरों पर शिकंजा कसना प्रारंभ हो गया है। कार्यपालन यंत्री एच के त्रिपाठी ने 100 ऐसी कॉलोनी वासियों को चिन्हित किया है, जिसमें से 78 कॉलोनियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जहां पार्क न होने से जमीन की कीमत की 10% राशि वसूली जाएगी। वहीं रोड, पानी, नाली आदि की व्यवस्था न होने पर भी लगाम लगाया जा रहा है और इसके लिए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अल्प आय वर्ग समिति और अनंतपुर सोसाइटी को भी नोटिस दिया गया है, जो शुल्क वसूलते तो हैं लेकिन रहवासियों को सुविधा नहीं देते। इस संबंध में हमने कार्यपालन यंत्री और महापौर अजय मिश्रा से चर्चा की। जुर्माना ठोका गया है, क्या मामला क्या है? देखिए, ये कॉलोनी एक्ट के तहत ये कार्रवाई चालू की गई है। 2016 के बाद की जितनी भी कॉलोनियां हैं वो सब अवैध रूप से घोषित कर दी गई थी। उसके पहले विधानसभा में बहुत सी कॉलोनियों को नियमित कर दिया गया था और जिन कॉलोनियों को नियमित कर दिया गया था बाकायदे विधानसभा के माध्यम से, उनको डिमांड नोटिस भी दी गई हैं तो उनसे तो कोई वसूली नहीं की जा रही है। जो अवैध कॉलोनियां हैं जिनमें पार्क नहीं है, तो पार्क का अगर वो पार्क भी बेच दिए तो कलेक्टर गाइडलाइन के दर पे उनसे शुल्क वसूला जाएगा, और अगर उन्होंने पार्क नहीं बेचा है तो डेवलपमेंट का उनसे चार्ज लिया जाएगा। और नगर निगम ने करीबन हमारे यहाँ जो कॉलोनी सेल के प्रभारी हैं त्रिपाठी जी, उनके द्वारा ये कहा गया है कि 100 से ऊपर कॉलोनियाँ ऐसी हैं शहर में जो अवैध हैं, उनको चिन्हित करके उनके जो कॉलोनाइजर, जो जिन लोगों ने भूमि स्वामी से भूमि खरीदी है, अनुबंध किया है, तो दोनों पक्षों के खिलाफ FIR वो कराएंगे और FIR कराने के बाद कॉलोनी विकास के तहत उनको डेवलप किया जाएगा। मैं तो आपके माध्यम से रीवा के जो आमजन है उनको बताना ये चाहता हूँ कि शहर में अवैध प्लाटिंग का जो सिलसिला चालू हुआ उसके कारण नगर निगम को बहुत क्षति हुई। जो नगर निगम के करदाता है, जिनके पुराने मकान बने हैं, जो संपत्ति का समेकित कर और शिक्षा उपकर देते हैं, उनके पैसे से उनके बारे में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। अवैध कॉलोनियों का जाल ऐसा बिछा, जबकि जो लोग जमीन खरीदते हैं उनको जब ये जमीन दी जाती है तो अवैध कॉलोनी वाले बताते हैं कि हम सड़क, नाली, पानी, बिजली की व्यवस्था आपको करके देंगे, और वो WBM रोड तक नहीं बनाते। इस सारा डेवलपमेंट नगर निगम करना पड़ता है। ये तो मान लीजिए कि अवैध कॉलोनी की बात है। हमारे यहाँ 2 सोसाइटियाँ हैं, अल्पावर्ग और अनंतपुर सोसाइटी, इनका भी यही तमाशा है। इनको भी हम नोटिस दिलवा रहे हैं कि आप भाई सोसाइटी हो
आप डेवलपमेंट शुल्क लेते हो तो डेवलप करके दो। तो इसके बारे में हमने पत्र भी लिखा है 2-3 बार, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इस पे भी हम कार्रवाई करवाएंगे। अभी 51 करोड़ के लगभग नोटिस दी गई है, तो क्या अभी कुछ वसूली हुई इसमें? नहीं, अभी वसूली नहीं हुई है। अब उनको नोटिस दिया गया, अब वो अपना पक्ष रखेंगे कि वास्तव में 51 करोड़ की दी गई है तो किस आधार पर दी गई। इसमें अभी नगर पालिका निगम रेवा ने शासन के निर्देश पर 31 दिसंबर 2016 तक जिन अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण किया गया है, उनमें अभी 78 कॉलोनी जो हमारी प्रथम चरण में हमने लिया है, और पार्क की भूमि जो कॉलोनाइजरों ने नहीं छोड़ा है उसकी 10% भूमि का कलेक्टर गाइडलाइन पर गणना करते हुए नियमानुसार दंडात्मक स्वरूप उनसे वो राशि सार्वजनिक सुविधा के उपयोग हेतु पार्क के लिए ली जानी है। उसी का नोटिस हम लोगों ने जारी किया है, अभी और जारी करना है। अभी हमने 17-18 नोटिस जारी किए हैं, अभी 20-22 नोटिस और हैं जिन्हें जारी करना है। कार्यवाही निरंतर चालू है। अभी ये मकान के ये जो बाकी होते हैं सोची जा रही थी, ये कितनी वसूली हो सके? और इन नोटिसों में सूचियाँ भी निकाली गई है जिनका हाउस का वगैरह बाकी था, इनके लिए क्या वसूली की गई अभी तक? इसमें वसूली की कार्यवाही हमारे मुहर्रिर अनवरत कर रहे हैं और आय आ रही है, प्रयास जारी है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-लाइब्रेरी एंड e-जर्नल्स। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड रीवा और हरदी सिमरिया रोड रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। शासकीय कन्या महाविद्यालय में नव प्रवेशित छात्राओं के लिए आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है, जिसमें शासकीय कन्या महाविद्यालय में नव प्रवेशित छात्राओं का 1 तारीख को स्वागत किया गया था। वहीं आज महाविद्यालय प्रांगण में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही नव प्रवेशित छात्राओं को कॉलेज की बिल्डिंग के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान कॉलेज का समस्त स्टाफ, छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। इस संबंध में हमने महाविद्यालय की प्राचार्य विभा श्रीवास्तव से बात की। हाँ, ये जो नव प्रवेशित छात्राएं हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, उधर PG फर्स्ट ईयर में भी, उनके स्वागत के लिए महाविद्यालय से हायर एजुकेशन की तरफ से ये कार्यक्रम करवाया गया है कि उनका हम लोग स्वागत करें। और दीक्षारंभ भी है कि उनकी दीक्षा जो है वो आज से शुरू हुई है। 1 तारीख से ये कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम महाविद्यालय के बारे में बताएं, साथ ही साथ महाविद्यालय में जो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में बताएं, अपनी बिल्डिंग के बारे में बताएं। और इसके साथ साथ जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं जैसे NCC है, NSS है, रेड क्रॉस है, रेड रिबन है, स्पोर्ट्स है, युवा उत्सव है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो दिवस हैं, तो वो जो भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं उसके बारे में उनको बताया जाए ताकि छात्राओं का सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास हो।
और साथ ही साथ नई शिक्षा नीति जो भी लागू हुई है उसके बारे में भी हम छात्राओं को बताएं, और ताकि छात्राएं भटके नहीं, उनकी कहाँ क्लास लगेगी, कौन टीचर लेगा, और इसके साथ साथ टीचर की भी, जितने भी प्राध्यापक हैं उनका भी परिचय हम लोग कराते हैं। और ये कार्यक्रम हम लोग ने 1 तारीख से शुरू किया और बैंड बाजा सहित हम लोग ने जो नवप्रवेशित छात्रा हैं उनको तिलक लगाया और सरस्वती पूजा करवा के, और साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि छात्राएं जो है महाविद्यालय के बारे में जाने और उनका सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास हो। और अभी तक लगभग जो है 900 छात्राओं ने जो है उनका यूजी पीजी मिला के एडमिशन हो चुका है। और इस कार्यक्रम के जो नोडल हैं वो प्रवेश के नोडल श्री एस.डी. श्रीवास्तव जी हैं, और ये जो नव प्रवेशित छात्राओं का जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसमें डॉक्टर अमरजीत सिंह जो है ये कार्यक्रम करा रहे हैं, और हमारे गुणवत्ता प्रकोष्ठ की संयोजक प्रोफेसर अर्चना गुप्ता जी भी इस कार्यक्रम में लगी हुई है, कार्य करा रही हैं, और डॉक्टर महेंद्र मणि द्विवेदी सहित सभी प्राध्यापक जो है इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।